लोग बदनाम करते हैं, क्या ऐसे लालच है, गालियाँ सुन ली माँ बापों की, इनकी सब कुछ सुन लिया। मेरा एक ही मकसद था कि बच्चे क्राइम से दूर रहें। कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्योंकि सपने दिखा दिए हैं, गलती करी है मैंने, शरीर के अंदर एक भी खून का बूंद बचेगा नहीं बच्चों के लिए, वो भी देने को तैयार हूं। तो बाहर के जो लोगों ने मुझे ताकत दी है ना, वो काफी काबिल तारीफ है। मैं 102 बच्चों का माँ बाप हूं। मिलिए थान सिंह से, एक ऐसे पुलिस वाले से जिनकी लगातार कोशिशों से भीख मांगने वाले और कचरा बीनने वाले इन बच्चों के हाथों में आज पेंसिल है। इनमें से कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर। पुलिस की डिमांडिंग ड्यूटी के साथ साथ थान सिंह कैसे बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं रजनीश हूं, चलिए शुरू करते हैं इंडिया टेल्स। इनके घर में कोई 5वीं क्लास तक नहीं पढ़ा, शिक्षा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया इनका कि हमें पढ़ना भी चाहिए, कि पढ़ाई लिखाई से फ़ायदा क्या है। इन्हें तो बस यही सोचा इन्होंने, मजदूरी करेंगे, अपना जीवन पालेंगे। तो पूरे दिन बोतलें बिनना, कोई बच्ची गुटखे खा रही है, कोई बंदा बोतल, कोई पैसे मांग रहा है, तो ये चीज़ें सब देखी थी मैंने। कई बार तो ऐसा होता है, इनके माँ बाप दारू पी के मुझे गालियाँ भी देते हैं, वो फेस मुझे बहुत फेस करना पड़ता है। जब मैं अपने परिवार को, मतलब मेरे परिवार को, किसी कई लोगों को पता चलता तो बोलता है, यार तू इनकी गालियाँ क्यों सुन रहा है, झुग्गी वालों की, इतनी गालियाँ देते हैं तेरे को पी के। फिर मैं बोलता कोई बात नहीं, अगर सर मैं उस गाली का बदला लेने के लिए अगर इनके माँ बापों को डांटूंगा या इनकी पिटाई कर दूंगा, तो फिर उस बच्चे के दिमाग पे एक अलग दिमाग में बैठेगी बात कि हट, मुझे नहीं जाना, मेरे पापा को तो डांट रहा है, मेरे बाप को तो मार रहा है। तो वो मैं सब चीज़ भूल जाता हूँ सर। बस मेरा एक ही चीज़ पे फोकस है कि बच्चे पढ़ जाए, कि बच्चे कुछ बन जाए। कैसे ये सारी चीजों के बारे में आपने सोचना शुरू किया? बचपन मेरा काफ़ी संघर्ष भरा रहा है, क्योंकि मेरे पिता ने बहुत संघर्ष किया है। किस तरीके से सुबह सुबह माता और पिता दोनों 5 बजे उठ के काम पे चले जाते थे, फिर 7:30 बजे तक आके फिर कपड़े प्रेस करने जाते थे। हमारी कपड़े प्रेस की दुकान थी, सब कपड़े प्रेस करते थे। और मैं सबसे बड़ा, घर में बड़ा मैं ही था। 5th क्लास में पहुंचा, पापा अपने साथ मुझे अपने साथ काम पे लेके जाने लगे कि चल तू वहीं से स्कूल जाइयो, कि यहाँ रहेगा तू। किस तरह के काम में? प्रेस के। प्रेस के। फिर मैं कपड़े लेके आता था घरों से, लोगों के। पापा मेरे पे प्रेस करते थे, मैं कपड़े लेके आता था। फिर मैं 12 बजे स्कूल चले जाता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद फिर मैं स्कूल सीधा वहीं दुकान पर, फिर वो कपड़े में बांटता था। यानी कि उनका ये था कि कहीं कहीं गलत रास्ते पे ना निकल जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता थे, इनके साथ इनका कोई भी नहीं है इस चीज़ के लिए कि जो इन्हें ये समझा सके कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने खुद प्रेस करी, फिर जैसे बड़ा होता गया सीखता गया। ये सारी देखी सर, ये हाथ जले हुए हैं, कब प्रेस से जले हुए सर। काम काम कम था, खर्चे ज़्यादा थे, फिर क्या करा, भुट्टे बेचने लगा। पिता का बस एक सपना था कि मेरा बेटा वर्दी पहने। उनके दिल में ये था कि मैं वर्दी नहीं पहन पाया तो मेरा बेटा ज़रूर वर्दी पहने। फिजिकल में कभी फेल नहीं हुआ था मैं, क्योंकि मैं खेल कूद में हर चीज़ में दौड़ भागता रहता था। पापा सुबह उठा देते थे, जब जाते थे वो तो दौड़ मार के आओ। फिर जब मैं सिलेक्शन हुआ मेरा, तो बस एक दिल में एक तमन्ना आ गई थी कि अगर जब वर्दी मिलेगी ना, तो कुछ अलग काम जरूर करूँगा ज़िंदगी में। जब मैंने लाल किले पे मेरी पोस्टिंग आई, लाल किले पे देखा, देखते इन बच्चों के सामने मुझे वही चीज़ें याद आई। तो वो चीज़ें याद आई तो मुझे लगा कि यार इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ये कब की बात है? ये 2014-15 की। इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने कहा वो कैसे करूँ मैं। सबसे पहले इन लोगों के माँ बापों से मैंने इन बच्चों से मिले, तो इन बच्चों से पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो। तो उन्होंने कहा हम यहीं लाल किले के पार्किंग में जुड़ी है, वहीं रहते हैं। मैंने कहा माँ बाप से लाल किले के अंदर ही काम करते हैं। तो पता चला कोई सफ़ेदी का काम कर रहा है, कोई गार्डन में काम कर रहा है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई वहाँ पर झाड़ू का काम कर रहा है। तो यानी कि सारे इन लोगों के माता पिता यही काम कर रहे थे। जब वहाँ देखा कि 15-16 साल की उम्र में इनकी बेटियों की शादी हो गई है, छोटी उम्र में शादी हो गई है, बच्चे हाथ में गोदियों में बच्चे। तो उन बच्चों से पूछा कि बेटा तुम पढ़ना चाहते हो। तो अंकल ने कहा, उन बच्चों ने सबसे पहले कहा हाँ अंकल पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, कि अंकल स्कूल नहीं है। तो आमतौर पे ये बच्चे आपको क्या करते हुए मिलते थे? उस समय ये बच्चे घूमते फिरते मिलते थे, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। लड़कियां गुटखी खा रही होती थी। लड़कियां गुटखे खा हाँ रही? जी।
और कूड़ा बीनते थे। कूड़ा बिन रहा, तो कोई पैसे मांग रहा है। क्या नशे की आदत की नशे की आदत किसी को नहीं थी, बस ये गुटखा खाते थे, ये नशा था इनका। उस नशे को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहले इनके माँ बाप से बात करी, क्योंकि इनकी आदत ये थी 50 रुपये इकट्ठे हो गए, गुटखा लाया, खाया मुंह में, फिर एक से दूसरा खाएगा, दूसरे तीसरा खाएगा, तो वो माहौल बढ़ता जा रहा था। तो मैंने देखा, तो फिर इनके माँ बाप से बात करी। मैंने कहा आप अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात क्या थी, इनको भरोसा दिलाना इनके माँ बाप को, क्योंकि इनके दिल में ना एक पुलिस के प्रति ना डर सा बैठा हुआ है। हाँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पुलिस वाले जब किसी के घर में जाते हैं तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ हो गया है, इसलिए आए। जब आप पहली बार गए किसी बच्चे के घर में और पुलिस की वर्दी में, तो देख के उनको क्या लगा, क्या रिएक्शन था? देख के रिएक्शन ये था सर, ये डर गए थे सब लोग, पर मुझे पता था कि इनको किस तरीके से समझाना है। जब मैं गया उनके माँ बाप के पास, उनको बोला कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ाएं बाबूजी, हम क्या करेंगे पढ़ के। मैंने कहा ऐसा मत कहो, क्या पता तुम्हारा बच्चा ही मेरी तरह वर्दी पहन के खड़ा हो तुम्हारे सामने, क्या पता तुम्हारा बच्चा है वहाँ जाके, जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ जाके वही बैठा मिले, क्या पता जिस बैंक में तुम जाते हो अपने रसीद बुक लेके वहाँ आपका बेटा या बेटी मिले, तो कितनी खुशी मिलेगी। तो उनको दिमाग में थोड़ा सा आई उस समय बात, मगर उस समय उन्होंने गौर नहीं किया। फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर दोबारा गया, तो मैंने कहा तुम बच्चों को पढ़ाओ, ये बिना बच्चे पढ़ाई के इनके सब अधूरा है। तो उन्होंने कहा बाबूजी कहाँ भेजे। मैंने कहा एक काम करो, तुम इन बच्चों को यही मंदिर पे है, ये मंदिर था, ये साफ सफाई कराई, मंदिर खंडित पड़ा था, यानी बिल्कुल वैसे ही पड़ा था, 50 साल पुराना, ये आर्मी का टाइम का मंदिर, आर्मी यहाँ से चलेगी, तो मंदिर ऐसे ही पड़ा था। ये उन बच्चों को यहाँ बैठाया। अब मैंने कहा यार देखो, नौकरी मेरी सबसे पहले है। मैंने वहीं की एक बच्ची जो उनके वहीं पर रहती थी, जो खुद पढ़ रही थी, उसको बुलाया। मैंने बेटा आप इन बच्चों को बैठाओ अपने पास। जब वो बच्चे बैठे ना, तो 1-2 महीने तक हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कराई। मैं डेली आता, चिप्स डेली आता, बिस्किट डेली आता, कुरकुरे डेली, समोसे। इनके दिमाग में वो मैंने जो गलत आदत थी, वो डेली गुटखा खाने की, वो सबसे पहले मुझे वो छुड़ानी थी। क्योंकि इन्हें थोड़ा सा वो था कि पुलिस वाले अंकल हैं, अपनी खाना गुटखा, तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये था पुलिस के डर की वजह, आपने प्यार से, हाँ जी। मगर इनको समझा फिर 2 महीने बाद ये खुद बच्चे बोले कि अंकल जी आप खिला पिला रहे हो, कॉपी किताब कब दोगे। तो मैंने कहा अभी अपनी लाइन पे आ गए बच्चे। मैंने कहा अब इन्हें कॉपियाँ दी जाए। कॉपियाँ दी, बेसिक चालू स्टार्ट करा दिया बच्चों को पढ़ाना। बेसिक पढ़ने लग गए बच्चे सारे, वो लड़कियां पढ़ाते रहने लगी। मैं डेली पूछता रहा बेटा क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। डेली आता, डेली बच्चे 5 मिनट, जैसे जब मुझे मौका मिलता बाइक लेके तुरंत 2 मिनट में भाग के बच्चों के पास आता था। तो शुरू में तो लेकिन आपने खुद ही पढ़ाना शुरू किया? हाँ, बेसिक हमने खुद ही कितने साल तक खुद ही पढ़ाया? खुद ही हमने बेसिक किया कम से कम 2020 तक। इनके माँ बाप से बोला मैंने कि इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराओ, तो इनके माँ बाप कह रहे सर वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई कहता आधार कार्ड नहीं, फिर वापस भेज देते, मैं भगा देते, इसलिए हम नहीं जा रहे, एक दिन की ड्यूटी भी खराब होती है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये 2020-21 में जो कोविड टाइम में इन बच्चों को 2020 में, हाँ कोविड में जब इनकी न्यूज़ छपी A9 ने, तो मेरे कमिश्नर साहब को ये बात पता चली पाठशाला की। मेरे DCP साहब ने पूछा थान सिंह ये सच बात है कि पाठशाला है तुम्हारी? उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने कहा सर है बिल्कुल। कहता देख लो यार कि कहीं तुमने ये कर दिया, फोटो खिंचवा के बस भेज दिया कि कहीं हो। मैंने कहा सर नहीं है। तो उन्होंने अपने बंदों से पता करवाया पाठशाला के बारे में, तो उन्हें पता चला कि हाँ पाठशाला है। तो उन्होंने कहा थान सिंह आपको 1-1:30 बजे आज CP साहब के पास जाना है, हमारे कमिश्नर महोदय साहब के पास। मुझे बुलाया, मैं पहुंचा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ, एक ताकत बढ़ी। अब जैसे जैसे ये बच्चे बड़े, जब मेरे DCP साहब को पता चला, मेरे DCP साहब आए यहाँ पर, सागर सिंह कलसी साहब, तो उन्होंने कहा थान सिंह बेटे इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन करवाओ। मैंने कहा सर कैसे कराऊँ सर। एजुकेशन डायरेक्टर थे हिमांशु गुप्ता सर, वो साहब के बड़े क्लोज थे जो दिल्ली के। तो उन्होंने जब लेटर भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने सीधा जो आसपास के जो यहाँ के टीचर प्रिंसिपल्स हैं उनको फ़ोन कर दिया कि ये बच्चे हैं, इनके पास आधार कार्ड हो या नहीं हो, ये सारे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो सर जब ये पहली बार जब ये स्कूल गए ना, तो एक आंखों में बहुत आंसू थे। 30 बच्चों का मैंने एडमिशन कराया 2021 में। 30 बच्चों? हाँ जी। ये नॉर्मल स्कूल, मतलब आपके स्कूल से बच्चे पढ़ के फिर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराया? जैसे उनका बेस बना दिया ना सर,
कभी स्कूल नहीं देखा था। जो बच्चा जिसने ABCD सीखी उसको ABCD सिखा के उसे डायरेक्ट 5वीं में एडमिशन, जिसने किताब पढ़ा है उसे जब 12 साल का बच्चा उसको 6वीं में एडमिशन, 7वीं में एडमिशन, तो ऐसे एडमिशन करा दिए मैंने 3-4 स्कूलों में सर बच्चों के एडमिशन करा दिए। बच्चे जा रहे, पहली बार जब रिजल्ट आया 2022 में तो 9 बच्चों ने टॉप कर दिया स्कूल में। जो लोग बाग आसपास के जो कहते थे क्यों खामा-खाई डांसिंग इनके पीछे, इनके लोग ही कहते थे क्यों इनके पीछे बढ़ रहा है, क्योंकि इनको चेंज करना बहुत मुश्किल था। पहली बार जब बच्चों का रिजल्ट आपके हाथ में आया तो आपको कैसा लगा? सर इतनी खुशी अपने बच्चों से नहीं मिली थी, इतनी खुशी इनके रिजल्ट से हाथ में मिली थी। हाथ कप आ रहे थे, आंखों में आंसू थे। इस तरीके से फिर और लोगों को पता चला, उन लोगों ने भी सोचा कि यार जब हमारे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़े। जब इनके पिता बैंक में जाके लोगों के पर्चे होते हैं ना, फार्म भर के पैसे निकालने वाला, स्लिप वो भरवाते थे लोगों से। जब उनकी बेटी ने खुद स्लिप भरी तो बाप की आंखों में आंसू आ गए। मेरे को आके यहाँ रोने लगे वो। मैंने कहा रो मत। इन बच्चों के दिल में ये था कि अंकल जी हमारी शादी तो नहीं हो जाएगी। मैंने इनके माँ बाप को कहा आप 1.5-2 लाख में आप शादी कर देते हो, 1.5-2 लाख रुपए मैं दूंगा, चाहे कहीं से भी ला के दूँ, मैं इनकी शादी नहीं करोगे तो ये बच्ची आपकी नहीं मेरी है। 24 में जब रिजल्ट आया तो 17 बच्चों ने टॉप कर दिया सर स्कूल में, अलग अलग स्कूल में, अलग 17 अलग स्कूल बच्चों में। पहली यदि कि पहली 5वीं क्लास में मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड, 6th क्लास में मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो और किसी के बच्चों का नंबर ही नहीं आया था। अच्छा, आप जो बच्चे पढ़ रहे थे जैसे टॉप कर रहे थे, तो आपने यहाँ से बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में भेजना शुरू किया, एडमिशन कराया, तो उनका परफॉर्मेंस का ट्रैक आपने कैसे रखा? पीटीएम वगैरह में भी जाते? पीटीएम में हमारे स्कूल, आपको मैं बता रहा हूँ सर आगे इसी चीज़ को सर, अब जैसे क्लास बढ़ गई इनकी, अब उसके लिए मेरे टीचरों की मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये भी तो संभावना बनती है कि बच्चे यहाँ पर अच्छे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जब स्कूल जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ भटक जाए, तो आपको प्रॉपर उनका परफॉर्मेंस का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। सर ट्रैक मैंने ऐसे रखा ना, माता सुंदरी कॉलेज ये दिल्ली में ही है, वहाँ की NSS वॉलेंटियर मुझे मिल गई। डेली 4 वॉलेंटियर वो लड़कियाँ आने लगी, हर क्लास को अलग टीचर मिल गया। फिर मैंने सोचा अब मैंने इनके स्कूल में एडमिशन तो करा दिया तो मेरा काम खत्म। फिर मैंने सोचा नहीं, इनका स्कूलों में एडमिशन तो करा दिया, मगर इनके दिमाग में तो अगर वही गलत चीज़ 2 मिनट में वापस आ गई तो ये वापस उसी ट्रैक पर चले जाएंगे। तो उस ट्रैक से रोकने के लिए मैंने कहा आप स्कूल जाने के बाद पहले यहाँ पर आओगे, यहाँ पर खाना खाओगे, खाना खा के आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 2 घंटा, फिर 2 घंटे बाद आप फिर पढ़ाई करोगे यहीं। मैंने इनको जाने नहीं दिया। 2025 में जब रिजल्ट आया था तो 20 बच्चों ने टॉप किया था सर, 90% नंबर बच्चे आए। अच्छा, ये जब बच्चे इनका स्कूल में जब पीटीएम होता था तो इनके माँ बाप को बुलाया जाता था या आप जाते थे? मैं जाता था, मैं या हमारी कॉलेज की जो लड़कियां हैं ना जो आती हैं पढ़ाने वो जाती थी। माँ बाप तो कभी गए ही नहीं इनके, माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं बेचारों को। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे अपने और ये 100 बच्चे और हैं मेरे, मैं 102 बच्चों का माँ बाप हूँ। बीच में यही रहते थे, इन बच्चों की झुग्गियाँ यहाँ से टूट गई। जब इन बच्चों की झुग्गियाँ टूट गई ना, बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त, मेरे सामने ही वो टूट रही थी क्योंकि जगह अलाउ नहीं थी वो जगह। अब बच्चे मेरी तरफ देख रहे, उनके दिमाग में तो ये आ रहा था ना कि पुलिस तोड़ रही है, पुलिस खड़ी है। मैं रो रहा था चुपचाप, आंखों बंद करके, सारे खड़े हुए थे। कई बच्चे वही बैग, जो शिक्षा का बैग था, वो बैग लेके अपने गांव चले गए, और कई बच्चे जिनको विश्वास था वो वहीं उस बारिश में मेरे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगा के तिरपाल के नीचे बैठ गए कि मैंने उन्हें विश्वास दिया कि मैं रुकूं, कोशिश करता हूँ। मैं बीमार हो गया, टाइफाइड निकल गया मुझे। वाइफ ने कहा कि घर पे आराम कर लो, टाइफाइड है तुम्हें, घर तुम मत जाओ। मैंने कहा यार अगर मैं अब रुक गया ना तो जो मैंने उन बच्चों को सपने दिखाए ना वो सपने सारे टूट जाएंगे, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे थे मेरे कि अंकल मैं हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। वो सर जहाँ भी गया मैं, वहाँ से सारे दरवाजे बंद हो गए। कुछ मेरे अपने लोग थे, उन्होंने कहा ये मौका मिल गया इसको यहाँ से भगाने का। मैंने अपने लिए कभी नहीं जिया। बीमार होने के बाद भी मैं रात को गोली खा के सो जाता था, पूरे दिन बुखार में यहाँ पर अपने भागता रहता था। लोगों ने कहा आस पड़ोस में जहाँ पर इनके लिए, जहाँ पर रहने के लिए डिमांड के लिए मैंने किराए पे दे दो मुझे,
तो मेरे कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि इनको देना मत जगह, कहीं आए ना तो वहाँ पर कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर हंगामा कर देना। फिर जब ये बात सुनी ना तो एक दिल का जो कलेजा था ना बिल्कुल एकदम फट गया। मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे नहीं पता ये जंग कितनी बड़ी है होगी मेरे लिए। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखो तो कलम कोई भी पकड़ा देता, जो बिना बच्चा पढ़ा हो ना उसको कलम पकड़ाना सबसे बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए। और उसको कलम पकड़ाए रखना। कलम पकड़ाए रख। जिस बच्ची ने ये कहा कि मेरे पिता नहीं है अंकल, मैं तो जा रही हूँ, मैंने कहा मैं हूँ तेरा पिता। जो बच्ची रात को 10 बजे फ़ोन करके बोलती है अंकल जी हैप्पी फादर्स डे, तो उस सोचो उस चीज़ के लिए। आज ये बच्चे मेरे साथ मेरे बिना केक नहीं काटते, आज ये बच्चे मेरे बिना कोई त्यौहार नहीं मनाते। दिवाली का त्यौहार लोग बाग अपने घरों में तैयारी करके ये सब पाठशाला आ जाते हैं कि हमें अंकल के साथ बनाना है। कई जगह जियो भी खुली हुई थी, उनके पास गया, मैंने कहा इन बच्चों को थोड़े दिनों के लिए जगह दे दो। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने पुलिस बुला ली, वकील बुला लिए, क्योंकि मैं बंधा हुआ था अपनी नौकरी से। मैंने हाथ जोड़ के वापस आ गया, सफाई करी, सब कुछ करा दिया। इनको जब बसाया तो वहाँ पर इन्होंने हंगामा कर दिया। मैंने 15-20 दिन के लिए दे दो, उन्होंने वहाँ भी मना कर दिया। एक जगह ऐसी थी तो वहाँ पर खुलवा के इन बच्चों को रखने दिया, वहाँ पर इन्होंने आरपीएफ बुलवा दी। कुछ नहीं था ये सर, दिमाग पूरा वो हो गया था कि क्या करूँ। फिर थोड़े थोड़े पैसे करके किसी न किसी से मांग के इन बच्चों के लिए किराए पे मैंने एडजस्ट कराया। मैंने झुग्गियों में यहीं पर मकान दिलवाया, मैंने किराए पे रहता हूँ, सबको किराए पे 15 से 20 फैमिली को किराए पे दिलाया। फिर वापस उसी लाइफ पटरी पे चढ़ने की कोशिश करी। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुझे थान सिंह ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, बिना ट्रस्ट के ये सब संभव नहीं है। मैंने कहा किसके नाम बनाऊं ट्रस्ट, क्योंकि अपने नाम बना नहीं सकता था और अपनी वाइफ को मैं इंक्लूड करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ना बदनामी से बहुत डरता हूँ सर, मुझे पता था। फिर मैंने कॉलेज की बच्चों से बात करी, मैंने कहा इनकी ट्रस्ट, तो कॉलेज के बच्चों ने कहा कि सर आप एक काम करो, ट्रस्ट हम बनाते हैं अपने नाम पे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, एग्री। मैंने ट्रस्ट कॉलेज की बच्चियों के नाम पे ही बना दी। मैंने कहा डायरेक्टर वगैरह सब कुछ आप ही हो, आप ही इस पाठशाला को संभालो, देखते हैं। ट्रस्ट बना दी। गुरुद्वारा शीशगंज, जब बच्चों की पेट की बात आई तो 4 साल से आज गुरुद्वारा शीशगंज साहब इन बच्चों के लिए लंगर की व्यवस्था कर रहा है। वो कहते हैं जब हम 20,000 लोगों को लंगर ऐसे खिला देते हैं तो ये 100 बच्चों के लिए लंगर का क्या फर्क पड़ रहा है। इन बच्चों के अंदर बहुत सपने हैं। लोग बदनाम करते हैं कि क्यों पाठशाला खोल के बैठा है, क्या इसे लालच है, क्या इसे दिक्कत, क्या क्यों इतना टाइम दे रहा है, कभी छुट्टी नहीं लेता, यहीं पड़ा रहता है। क्या करूं सर, इन मासूम चेहरों पे जो एक सपने, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, आर्मी, फौज, वो दिखा दिए, गलत कर दिया। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है और धीरे धीरे करके ये बेसिकली आपकी जो कहानी है वो इस बात का जो है प्रमाण है कि छोटी छोटी कोशिशों से कितने बड़े बदलाव और सार्थक बदलाव लाए जा सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप अपनी जर्नी कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें हो रही थी, इसमें कैसे कैसे और लोगों ने बहुत चैलेंज भी आपने फेस किया, लेकिन बहुत सारे लोग मदद के लिए भी आए होंगे। तो किस तरह से मदद आपको मिलती गई और कैसे धीरे धीरे करके आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ते चले गए? सबसे पहली मदद तो मेरे दिल्ली पुलिस परिवार के सीनियर अफसरों ने करी मेरी। जब उनको ये पता चला, मेरे माननीय कमिश्नर साहब को, मेरे सारे अफसरों को, तो वो अपने अपने बच्चों के बर्थडे यही बनाने लगे। उन बच्चों को, अपने बच्चों जो कपड़े थे, उन कपड़े थे वो भी उठा के यहाँ पर देने लगे बच्चों के लिए। सारे सेलिब्रेट करने लगे प्रोग्राम कि कुछ ना कुछ, यानी कि बच्चों को डोनेट करने लगे। तो इससे मेरी ताकत और मजबूत हो गई, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो गया कि हाँ भाई अब मैं कुछ कर लूँगा, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो सबसे पहले ज़रूरत अपने भगवान की और एक अपने पुलिस परिवार की थी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था कि बच्चे क्राइम से दूर रहें, एक अच्छे परिवार में बढ़ जाए। जब इनकी जो 5 पीढ़ी आज तक नहीं पढ़ी है, आज वो पढ़ लिख के उसमें से एक पीढ़ी भी पढ़ ली ना, तो आने वाली 10 पीढ़ियों को पढ़ाएगा। और इनमें से एक भी बच्ची कुछ बन गई ना, तो इनके माँ बाप जो 14 साल की उम्र में शादी कर देते ना, कोई शादी नहीं करेगा, तो सब सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर खून के अंदर जरा, मेरे शरीर के अंदर एक भी खून का बूंद बचेगा ना बच्चों के लिए, वो भी देने को तैयार। गालियाँ सुन ली माँ बापों की, इनकी सब कुछ सुन लिया, पैसों का नाम सुन लिया कि ये करता ही करता, मैं ठीक है। इतने साल हो गए आपको ये करते हुए,
और जब अब मतलब लोग अब आपको जानते हैं और परिवार में कोई परिवार होता है बच्चों को भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, थोड़ी-सी अब कोशिश थोड़ी-सी कम करनी पड़ती है। हालाँकि कोशिश तो करनी ही पड़ती है क्योंकि वो समझाना तो पड़ता ही है। तो अब जो उनका रिस्पॉन्स रहता है ऐसे परिवार से जो बच्चे आ रहे हैं, उनका अब रिस्पॉन्स कैसा रहता है? रिस्पॉन्स पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले उनका रिस्पॉन्स थोड़ा-सा और वैसा हो गया अब। उनको ये लगता है कि अब ज़रूरत हमें नहीं, अब ज़रूरत थान सिंह को है इन बच्चों की। क्योंकि इनके दिमाग में तो, इनके माँ-बाप के दिमाग में तो है ही नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ें। उनको तो ये लगता है कि भाई थान सिंह पढ़ा रहा है, वो कर रहा है, अपने आप वही कर रहा है। यहाँ पर बच्चे खाली हाथ आते हैं, खाली। कपड़े, लत्ते वगैरह सब कुछ हम देते हैं। आज जैसे पीसी ज्वेलर्स है, वो मेरे साथ जुड़ गया। मुथूट फाइनेंस वाले हैं, उन्होंने 3 बच्चों की तनख्वाह देनी चालू कर दी। सीएसआर वगैरह चालू करने की बात चल रही है अभी, और रेणुका दीदी जो निरंकारी के, तो काफ़ी लोग ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे लोग मेरे संग जुड़ने लगे और इन बच्चों की मदद होने लगी। अब जैसे वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उन्होंने ये बेंच दी है, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने देखा तो थान सिंह इन बच्चों को नीचे मत बैठा, इन बच्चों को कल हमसे ऊपर बैठ के पढ़े। तो उन्होंने इन बच्चों के लिए सिनेमा हॉल बुक किया, इन बच्चों को सिनेमा हॉल के अंदर तक पहुंचाया। जिनके घर टीवी नहीं, उन्होंने जिनके कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा, उन बच्चों को एक फिल्म दिखाने का प्रोग्राम बनाया। तो यानी कि ऐसे ऐसे जब लोग जुड़ने लगे ना, तो बाहर के जो लोगों ने मुझे ताकत दी है ना, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। उन्होंने मेरी ताकत को हमेशा मजबूत किया है। आपकी ड्यूटी काफ़ी चैलेंजिंग रहती है और हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है जिसके कारण आपको जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ड्यूटी, इतनी डिमांडिंग ड्यूटी के साथ आप कैसे इन चीज़ों के सर, प्रति, शिक्षा के प्रति, बच्चों के लिए अपना समय दे पाते हैं? सर देखिए, टीचर लगा रखी, मैनेज कर रहा हूँ सारा। एक बच्चा अगर एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन पता करता हूँ कि कौन नहीं आया, कैमरे लगा दिए। क्योंकि मैं ना वो पाठशाला नहीं चलाना चाहता कि खाली जो दिखावे की पाठशाला हो। मैं वो चाहता हूँ कि जो पाठशाला बच्चे पढ़ के निकलें। आज और बच्चे जब आ रहे हैं ना वहाँ से, जो ये कह रहे हैं भाई हमें वहाँ जाना है कि वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है बच्चों का। और हर क्लास में एक टीचर है, सब क्लासों में टीचर दे रखे, 10 टीचर मैंने परमानेंट रखी हुई है। किस बात से ज़्यादा खुशी होती है और किस बात से दुख होता है? खुशी इस बात से है कि आज इन बच्चों के हाथ में कलम है। खुशी इस बात से है, आज इन बच्चों के कंधों पर कूड़े का जो बैग होता है वो ना होके शिक्षा का बैग है। दुख इस बात का है कि इनके माँ बापों को ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। इनके माँ बाप को समझाना पड़ रहा है कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के बिना ये सारे बच्चे अधूरे हैं, शिक्षा के बिना ये कुछ भी नहीं है। मगर उनके माँ बाप को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पर माँ बापों को तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिस्टम चला आ रहा है वही उनके दिमाग में है। क्या करेगा पढ़ के, काम ही तो करना है। इनके दिमाग में वो चीज़ है। कि जो आप काम कर रहे हैं काफ़ी इंस्पायरिंग है, और वो भी इसलिए भी क्योंकि आप एक बहुत ही एक्टिव ड्यूटी में, डिमांडिंग ड्यूटी में है। पुलिस की ड्यूटी ऑलरेडी बहुत डिमांडिंग, और वह भी आप दिल्ली पुलिस में पोस्टेड हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। इसमें आप समय निकाल के ये काम करते हैं। ऐसे ही पूरे देश में देखिए तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस तरह के काम करना चाहते हैं, वो सोच रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे वो इस काम को इस तरह का अगर कुछ सोचते हैं, चाहे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, किसी और सोशल इशू के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टेप बढ़ सकते हैं, झिझक को अपनी कैसे तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? सर, करने तो बहुत लोग चाहते हैं इस काम को, अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारी वर्दी में एक ऐसी ताकत है जो लोगों को एक विश्वास दिलाती है। और अगर जो वो विश्वास जब उनके पास जाएगा ना, तो वो आगे करने की भावना पैदा कर सकते हैं। मगर हमारे कुछ अपने लोग ही ना इस चीज़ को और डाउन करने की कोशिश करते हैं कि बंदा आगे ना बढ़े। कोई भी बंदा अगर आगे अच्छा काम करता है ना, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी कमी यही है कि हमें एप्रिशिएट थोड़ा सा कम मिलता है। मैंने कहा ना, अगर यही थोड़ा सा अगर हो जाए ना, तो आज जैसे थान सिंह की पाठशाला यहाँ है, हर जगह अपनी अपनी पाठशाला खोल देंगे बच्चों को, और बच्चों को पुलिस से ज़्यादा विश्वास किसी पे नहीं है। हर बंदा कहेगा हमें तो, आज ये बच्चे जब निकलते हैं ना, तो कोई भी वर्दी को देखते तो नमस्ते अंकल जी नमस्ते, तो सब समझ आता है ये तो थान सिंह के बच्चे होंगे। तो ये क्या विश्वास हर बंदा चाहता करना, बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा एक ताकत मिलनी चाहिए कि इसको कर रहा है तो उसको करने दो। पुलिस से बेहतर इन बच्चों को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि पुलिस एक ऐसी
चीज़ है जो कि इनके चारों तरफ रहती है, इनके पूरे तक पूरा सिस्टम जानती है कि इनके पिता कैसे हैं, इनके ये कैसे हैं, इनका ये कैसे, इनका व्यवहार कैसा है और ये एरिया कैसा है, ये पुलिस को पता होता है। तो आपका कहने का मतलब कि कहीं भी कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हाँ जी, और छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। दिक्कत तो आएंगी। हाँ। अगर ये काम इतना आसान होता तो दुनिया नहीं खोल के बैठी होती। टाइम लगेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा इसके लिए। मैं अपनी फैमिली, मेरी नौकरी, तीसरी ये बच्चे, फिर इनकी फैमिली, फिर इनके, आप ये क्या सोच रहे हो सर खाली पढ़ाई तक ही सीमित? आज इनके घर में अगर राशन नहीं होता ना तो राशन भी डलवाना पड़ता है। आज इनके पास अगर दवाइयों के पैसे नहीं होते तो वो भी देने पड़ते हैं। आज इनके पास अगर घर में गांव में जाने के लिए पैसे नहीं होते तो वो भी देने पड़ते हैं। सर ऐसे नहीं जीत सकते, कठिनाई तो बहुत है। डेली एक आधा ही घंटा बैठ के यहाँ रो के जाता हूँ कभी कभार कि भगवान इतना बड़ा कदम मेरे से उठवा दिया है तूने, मैं इसे कैसे पूरा करूँगा, कहाँ से शक्ति लाऊंगा इतनी। मगर जब सो के उठता हूँ, नया सवेरा होता है, फिर एक रास्ता खुल जाता है। रास्ता ऊपर वाला खोल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। लड़कियां ताकत बन के उभर रही हैं, हर एक दिन एक नया बंदा मेरे साथ जुड़ जाता है, हर एक दिन एक नई शुरुआत मेरे साथ चालू हो जाती है। आज इन कॉलेजों की बच्चियों ने एक सपोर्ट किया कि सर जैसे हम ये पाठशाला यहाँ चला रहे हैं, इस पाठशाला को हम और आगे बढ़ाएं। मैंने बढ़ाओ, मैंने जितना इन चीज़ को आगे बढ़ाओगे, कहते हैं ना शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर ये बच्चों के दिमाग में पढ़ाई का अगर थिंकिंग आ जाएगी तो ये गलत काम से दूर रहेंगे, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, अच्छे समाज में रहेंगे, किसी के बहकावे में आएंगे नहीं, सही रास्ते पे चुनेंगे। छोटी उम्र में जो शादी करते थे वो सब चीज़ बदल जाएगी तो कितना कुछ चेंज होने को मिलेगा। जो 14 साल की उम्र में शादी, 15 साल की उम्र में बच्चा, 16 साल की उम्र में तसला, वो सब खत्म हो जाएगा। हाथ में इनकी कलम होगी, गाँव में जाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन के जाएंगे, लोगों इनको मान सम्मान मिलेगा। जिनको वहाँ पर सामने से, घर के सामने से जाने दिया नहीं जाता इनको, इनके साथ जो जलालत होती है वो जलालत खत्म होगी। जब पढ़े लिखे होंगे तब, जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे खत्म कर देंगे। आज इनको पुलिस के प्रति एक इज्जत, पुलिस के प्रति एक सम्मान, पुलिस के प्रति सब चीज़ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि मुझे आज मैं यहाँ पर हूँ। आज जब वो जिस माहौल से मैं निकल के आता, आज वो जब मेरे यहाँ आते हैं लाल किले तो मेरे ऊपर आप अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अपने ऊपर प्राउड करते हैं कि ये हमारा थान सिंह है, ये हमारा वही लड़का है जो झुग्गियों में रहता था, जिसके कपड़े फटे हुए पहने होते थे, जूते, स्कूल के अंदर टीचर भी जूते जीती थी इसको, 5 रुपये की पैंट, 10 रुपये की पैंट और 5 रुपये की शर्ट पहनता था। ये वही इंसान है, देख लो। एक अलग खुशी मिलती है। अब मेरा एक प्रयास है कि मैं उस पाठशाला को अपने उसी झुग्गी में दोबारा खोलूँ, उस जगह पर जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, वहाँ भी एक शिक्षा की रोशनी जगाऊँ। बस यही है, हम सब मिलकर ये होगा ये। और ये मुझे पहले भी इतनी नीड नहीं थी, और मुझे अब सब लोगों की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सपने दिखा दिए हैं, गलती करी है मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसमें शिक्षित कर सकते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। आपके पास सोर्स है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास विश्वास है जो मैं इन लोगों को दे सकता हूँ। मेरे पास करने की वो क्षमता है कि मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा जो सपने दिखाने की। इनको उम्मीद, इनके घरों के, इनके दिमाग में एक दिया जलाऊंगा, शिक्षा का बैग इनके कंधों पे टांगने की कोशिश करूँगा। बड़े होते जा रहे हैं, बच्चों का सपने बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपका काम ऐसे ही बढ़ता रहे, बच्चों को आप अच्छा भविष्य देते रहें। और हमसे बात करने के लिए थैंक यू सर, इंडिया बहुत टाइम्स बहुत बात धन्यवाद, करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस यही है, इन बच्चों के सपने कैसे पूरे हो जाए। तो बस मैं इस कैमरे के थ्रू और सब लोगों से यही कहूँगा, मुझे अपने सपने पूरे नहीं करने, मुझे इन बच्चों के सपने पूरे करने हैं। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम सब मिलकर करेंगे इसको। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ।